सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL के फिफ्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है जनांक संक्रमण सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पांचों की पांचों स्टेज आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझा दी थी। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। नहीं देखी है तो मेरे भाई आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो जनसंख्या होती है और जो आर्थिक विकास जो होता है, जनसंख्या और आर्थिक विकास इन दोनों के बीच में जो है प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध जो है वो कैसे होता है। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है कि भाई जनसंख्या होगी तो आर्थिक विकास होगा या आर्थिक विकास होगा तो जनसंख्या पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जनसंख्या नहीं होगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा। क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती है या नहीं करती है आर्थिक विकास के लिए, ये हमारे जो है टॉपिक का नाम है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर जो है ये कई बार ही पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में दो तरफा संबंध है या घनिष्ठ संबंध होता है। ये जो यहाँ हेडिंग लिखी हुई है यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ को जो है समझना है। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि कहता है कि किसी देश के राष्ट्र के निर्माण में और आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करती है। मतलब कि भाई अगर आर्थिक विकास करना है तो वहाँ की जनसंख्या की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्यों होती है? साथ ही किसी देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब जनसंख्या का आर्थिक विकास पे भी पड़ता है और आर्थिक विकास का जनसंख्या का पे भी पड़ता है। दोनों का एक दूसरे पे जो है प्रभाव पड़ता है। मतलब कि तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी ज़रूरत है। अगर आपने वो गाना सुना है तो बस वही समझ लीजिए, वही है कि तेरे बिना बाबू मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना बाबू तू नहीं रह सकती। ठीक है जी। इस तरह जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रत्येक देश का जो उत्पादन का स्तर होता है, आर्थिक विकास की जो दर होती है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, देश की उत्पादन क्रियाएं, रहन सहन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस करी है, उस देश की जनसंख्या के आकार पे कि कितनी बड़ी जनसंख्या है, किस तरीके का जनसंख्या का वितरण है, उसके ऊपर जो है ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यद्यपि आर्थिक विकास में मतलब हम अब ये नहीं कह सकते कि हाँ आर्थिक विकास में सिर्फ जनसंख्या ही मैटर करती है। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी की मात्रा, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आर्थिक विकास के अंदर। इनका भी विशिष्ट योगदान होता है। परंतु मतलब अगर किसी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है वहाँ पे, तो भाई इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी देश को अगर आर्थिक विकास करना है तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी की मात्रा और जनसंख्या, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, तो ही वो देश विकास कर सकता है। अदरवाइज वो देश विकास नहीं कर सकता है। परंतु ये आर्थिक विकास के निर्जीव साधन है। कौन से? ये प्राकृतिक संसाधन, पूंजी की मात्रा। जबकि जो जनसंख्या होती है वो सजीव है। ठीक है, मानव ही वो शक्ति है जो कि इन सभी संसाधनों को अपनी कार्यकुशलता, अपनी बौद्धिक, अपनी दक्षता और वांछित दिशा में इनका अनुकूलतम उपयोग करता है। हम ही लोग तो इनका यूज़ करते हैं देश के अंदर रह के और अपने देश का विकास करते हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो इनका यूज़ कौन करेगा ऑप्टिमम तरीके से, और देश विकास कैसे करेगा? मतलब कि विकास का मार्ग जो है, जब मानव इन सब चीज़ों का अनुकूलतम तरीके से उपयोग करता है तो ही देश विकास करता है, अदरवाइज देश विकास नहीं करता। इस तरह जनसंख्या और आर्थिक विकास दोनों के दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिख के आता है, जो ऊपर हेडिंग लिखी है, बार बार कह रहा हूँ, जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसे ही आपको जो है छाप देना है।
ठीक है जी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यही चीज़ लिखी हुई है, बार बार आपको नहीं पढ़ना। ये जो भी हमने पढ़ा है यही लिखा हुआ है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ मैटर करती है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास पे उस देश के संगठनात्मक ढांचे का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब जनसंख्या का तो पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ साथ संगठनात्मक ढांचे का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये संगठनात्मक ढांचा क्या होता है, कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी ज्ञान, नवीन खोज, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं रखते जब तक उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए योग्य साहसी मनुष्य ना हो। मतलब कि अगर आपकी कंट्री के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वैज्ञानिक है, लेकिन ये सब चीज़ों को यूज़ करने वाला, प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला कोई बंदा ही नहीं है आपकी कंट्री के अंदर, देश ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है। तो इस तरह यदि किसी देश में भाई एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं है, महत्वाकांक्षी, अच्छा नेतृत्व, अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं है, अच्छे लीडर्स नहीं है, कोई भी नहीं है आपकी कंट्री के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में आर्थिक विकास के बाधक तत्वों को समाप्त करने वाले व्यक्ति अगर हैं तो अच्छा आर्थिक विकास होता है, और अगर नहीं है, अगर आपके कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स, लीडर, ये सब नहीं है, तो अगर नहीं है तो भाई इसके अभाव में आपकी कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी अच्छी आपकी जो है वैज्ञानिक प्रगति हो, कितनी भी अच्छी आपकी नवीन खोज हो, आपका देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई जनसंख्या और आर्थिक विकास में संबंध होता है। जनसंख्या से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, आर्थिक विकास से जनसंख्या प्रभावित होती है। और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आर्थिक विकास और प्रभावित होता है, लेकिन उन सभी फैक्टरों का यूज़ मानव ही करता है। मतलब एट द एंड मानव ही है जो देश का आर्थिक विकास करता है। ये बात आपको अपने भेजे में सेट कर लेनी है। ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आ रही है। अगला मुद्दा ये है कि जनसंख्या आखिर क्यों बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा वो है, एक एक करके वन बाय वन समझते हैं कि भाई जनसंख्या क्यों बढ़ती है किसी कंट्री के अंदर। मतलब हम कह रहे हैं भाई जनसंख्या ही मैटर करती है, मानव ही मैटर करता है, तो उसके क्या रीज़न है। कह रहा है आज भी हमारे देश में कई ऐसे पिछड़े इलाकों में गांव हैं जहां बाल विवाह की परंपरा प्रचलित है, जिसके कारण कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं, और कम उम्र में बच्चे पैदा होने लगते हैं तो जिसका परिणाम अधिक जनसंख्या होता है। सबसे पहला रीज़न अनएजुकेटेड लोग हैं, जिसकी वजह से अ, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है कि हाँ भाई ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, कम बच्चे करना ही बेनिफिशियल होता है, उन्हें कोई वो नहीं है। उनकी मेंटेलिटी ये रहती है ज़्यादा बच्चे करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो ही हमारा जो है सर्वाइव हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। रूढ़िवादी सोच के होते हैं, जैसे कि लड़का चाहिए, ठीक है, लड़के की चाह में अगर लड़का नहीं हो रहा, उसके चक्कर में 10 लड़कियां पैदा कर दी। तो जनसंख्या बढ़ने के रीज़न क्या-क्या हैं? ये इसके कई सारे रीज़न हैं। बाल विवाह, अनएजुकेशन, रूढ़िवादी सोच, ये कई सारे इसके रीज़न हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है। और देखते हैं और क्या-क्या से, और कौन-कौन से जो है रीज़न है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ बड़े बुजुर्गों की ऐसी सोच होती है कि यदि उनकी पुश्तैनी धन संपत्ति अधिक है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए लड़के पैदा किए जाने चाहिए। कई मामलों में शादीशुदा जोड़े पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई है, इसको समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। शिक्षित और मध्य वर्गीय परिवार की ये सोच, अधिक बच्चे, विशेष तौर पर लड़के, यानी उनके बुढ़ापे का सहारा, ये इसका रीज़न है। लड़का चाहिए, ठीक है, एंड लड़का ही चाहिए, आगे जाके हमारी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। यही वही घुमा फिरा के एक ही बात लिखी है, लड़का चाहिए। एंड और क्या क्या रीज़न होते हैं जनसंख्या बढ़ने के, और क्या क्या रीज़न होते हैं जनसंख्या बढ़ने के, कहता है कि भाई सिक्स्थ पॉइंट में देखिए, परिवार नियोजन के महत्व को समझाए बगैर ही युवा को शादी कर देना भी एक मुख्य कारण होता है। कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, अब कुछ नहीं पता, बस शादी कर दीजिए और धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दीजिए। इस तरह की बातों पर आज भी घर परिवारों में चर्चा करना गलत समझा जाता है, और बिना अपने युवा बच्चों को संबंधों और उनके परिणामों के बारे में बताए बगैर ही उनको सीधा शादी कर दी जाती है, और शादी करके बच्चा अपने प्रोडक्शन में जो है लग जाता है। तो ऐसे कई मामलों में अज्ञानतावश ही
बच्चे पैदा कर बैठते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है हिंदी में, इसको समझाने की तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज भी लड़कियों को गर्भ निरोधक के उपाय संबंधी जानकारी शादी से पहले नहीं दी जाती है। कई मामलों में शादी के बाद भी कैसे अनचाहे गर्भ से बचे उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं होती है कि अबॉर्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये कुछ नहीं पता होता उनको। गरीबी भी जनसंख्या बढ़ने का एक मूल कारण है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी होती है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो ही हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा लिखा हुआ है हमारे देश में बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार है। रोज़गार की समस्या यह साफ तौर पर बताता है कि आपके बच्चे और देश के विकास में ज़्यादा जनसंख्या रुकावट बनती है। कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है। ये 9 रीज़न जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ रही है वो तो चलो वो दिक्कत नहीं है, बढ़ रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत क्या है, कह रहे हैं आइए जाने कि जनसंख्या बढ़ने से, अधिक बच्चे पैदा करने से नुकसान क्या होता है, दिक्कत क्या आ रही है। बढ़ रही है तो बढ़ने दे, हो रही है तो होने दे, दिक्कत क्या है। ज़्यादा बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल होता है। वे सिंपल सी बात है, 10 बच्चे पैदा कर लोगे तो एक नहीं पल रहा है यहाँ पे आज के टाइम में, तो 10 कर लोगे तो उसको पालन पोषण मुश्किल है। इससे आपका जीवन तो कष्ट में बीतेगा ही, बच्चों का भी भविष्य जो है खराब होता है। सबसे पहली दिक्कत, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। असमानता बढ़ेगी, जिसके लिए बाद में आप सरकार को दोष दोगे। लड़का लड़की आप खुद ही भेदभाव कर रहे हो, बाद में सरकार को दोष दोगे। लेकिन इसकी असल शुरुआत तो आपके घर से ही हुई है। घर में ज़्यादा बच्चे यानी स्कूलों में भी ज़्यादा, कॉलेजों में भी ज़्यादा, नौकरी पाने में भी ज़्यादा, फलस्वरूप कंपटीशन ज़्यादा, और इस प्रकार पूरे समाज में, दुनिया में असमानता। हम कहते हैं आजकल, अबे भाई किसी भी स्कूल में चला जा, अस्पताल में चला जा, कहीं भी चला जा, अबे भाई कंपटीशन बहुत है। अबे पब्लिक इतनी भरी पड़ी है, सारी एक जॉब निकलती है, लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं। हम ऐसे बात करते हैं आज के टाइम में। उसके उसके जिम्मेवार कौन है, कहाँ से आ रही है पब्लिक, कौन ला रहा है इस पब्लिक को हम ही तो ला रहे हैं, हमने ही तो पैदा करी है, और किसने करी है। तो ये दूसरा नुकसान है इसका, असमानता बढ़ती है। अच्छा जी, और क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बढ़ने के। तीसरा लिखा हुआ है कि तीसरा लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, कह रहा है नक्सलवाद जैसी समस्याओं का मूल कारण भी यह सामाजिक असमानता है, जो आगे जाकर लोगों में अमीर गरीबी जो है फासले बढ़ा देता है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, गरीब और बच्चे पैदा करके और गरीब हुए जा रहा है। अमीर अमीर लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, सोच उनकी फैमिली प्लानिंग क्या होती है उनको समझ में आता है, तो वो कम बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए भाई उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं पड़ता, गरीब और उसमें फंसता रहता है। यदि आबादी कम होती है तो जिससे इससे क्या होता है, आय की असमानता हो जाती है, अमीर गरीब हो जाता है देश के अंदर। यदि आबादी कम होती है तो विकास का लाभ सभी को बराबरी से मिलता है, और अगर ज़्यादा होगी तो फिर सबको मिलेगा नहीं। कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं बंदूक कोई नहीं उठाएगा, कोई देश के अंदर कोई हिंसा लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होता है। पांचवे में क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या अधिक होने से समाज की तरक्की धीमी हो जाती है। तो ये नुकसान है ज़्यादा पॉपुलेशन के, अधिक जनसंख्या के नुकसान है ये, या ज़्यादा बच्चे पैदा करने के नुकसान। अब पैदा हो रहे हैं तो भाई कैसे रोकें हम उसको, कैसे कैसे ये सिचुएशन जो है ठीक होगी। चलो हो रहे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ रोकने के कुछ सुझाव भी देने चाहिए। कैसे रुकेगा ये, देखिए, घर घर तक पहुंचकर लोगों को जनसंख्या रोकने के तरीके और विकल्प बताए जाने चाहिए कि कैसे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर सकते हो। युवाओं को 25 से 30 की उम्र से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। दो बच्चों के बीच कम से कम 5 साल का अंतर रखने की वजह जो है उनको समझानी चाहिए। ये नहीं कि हर 9 महीने में ले भाई बबलू पैदा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। एंड जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए इसे सामाजिक और धार्मिक स्तर से जो है जोड़ना चाहिए। एंड अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सामाजिक स्तर पर बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी यदि उनको देखना है वो तो कंपटीशन नहीं लगना चाहिए कि देखते हैं कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। ये नहीं, ये गलत है। जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है उसको बहिष्कार करना चाहिए, ताकि दूसरे भी यदि ज़्यादा बच्चा पैदा करने की सोचते हैं तो उसके साथ क्या किया था सोसाइटी वालों ने वो उसको पता होना चाहिए, ताकि उसका असर आपके बच्चों पे और आप पे भी ना पड़े कि हाँ उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे देश में बेरोज़गारी होगी, काम धंधा नहीं होगा, और हम उन्हीं सरकार को दोष देते हैं। तो भाई
ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए हमें ये 3 से 4 उपाय जो हैं करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार भी इसकी तरफ एफ़र्ट्स करती है। सरकार क्या कर रही है? सरकार जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नीति लेकर आई है। देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। पहली पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती आबादी के विकास के बाधक के तौर पर चिह्नित किया गया था और तभी से अलग-अलग पंचवर्षीय योजनाओं में भारत क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण को कैसे कंट्रोल में किया जाए उसके लिए स्टेप लेता है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति का सुझाव 1960 में बनाया गया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी और 1951 में उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन किए गए थे, कुछ संशोधन किए गए थे। सबसे पहली कब आई थी? 1976 में जनसंख्या नीति, जिसमें जनसंख्या को कैसे कंट्रोल में लाया जाता है, वो यहाँ पे जो है उसके सॉल्यूशन जो है इन नीतियों के अंदर लिखे रहते हैं। सबसे पहले आई थी 1976 में, ठीक है? इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट था। विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना कि शादी की उम्र को जो है बढ़ा देना चाहिए। परिवार नियोजन क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, लोगों को ये बताना चाहिए और कैसे प्रमोट करके कैसे भी घर घर जाकर लोगों को ये बताइए। महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि जब फीमेल्स पढ़ेंगी जल्दी शादी नहीं होंगी, ज़्यादा बबलू पैदा नहीं होंगे। ठीक है जी। एंड इसके बाद ये पहली आई, उसके बाद फिर फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा करी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये नीति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ठीक है? जिसके अंदर वही जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिए गए थे, ठीक है? ये नीति क्या होती है, क्या क्या इस नीति के अंदर बताया गया है, वो हमारे को इतना नहीं पढ़ना। बस आपको इसके अंदर शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है कि इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट, मतलब एक एक फीमेल कितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, आप ये समझ सकते हो। उसको शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा नियंत्रण की स्थापना, गर्भ निरोधक, अबॉर्शंस वगैरह एंड स्वास्थ्य सुविधाएं के बुनियादी ढांचे एंड लास्ट वन इज़ अ, इसकी जो है आवश्यकताएँ पूरी करना, कि कैसे भी लोगों को अवेयर किया जाए। इस जनसंख्या नीति के अंदर अगर मेनली हम बात करें, तो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन मेनली फीमेल्स के ऊपर लगाई गई हैं, ठीक है? इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मोस्टली सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर फीमेल्स के ऊपर हैं, ठीक है? कि कैसे भी करके हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है कि 2045 तक हम जनसंख्या के अंदर एक स्टेबिलिटी बना सकें। आबादी पर पा आबादी पर काबू पाने के लिहाजे से देश में साल 1996 में काहिरा मॉडल लागू है, जिसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि शिक्षा के ज़रिए उनमें छोटे परिवारों के प्रति एहसास जगाया जाता है। पूरी दुनिया में अभी यही फ़ॉर्मूला जो है लागू है कि लोगों को पढ़ाओ, लिखाओ, उनके ऊपर कोई प्रेशराइज़ ना करो कि एक ही बच्चा करना है या 2 बच्चे करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सरकार आपके लिए ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रही है। बस सरकार आपको पढ़ाना चाहती है फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कम बच्चे क्यों करने चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं करने चाहिए, ये आपको शिक्षा के माध्यम से समझाए। क्योंकि जितना आप प्यार से, शिक्षा से, एजुकेशन से जितना हम समझ पाएँगे, उतना हम डंडे के ज़ोर से जो है नहीं समझ पाएँगे। इस चीज़ के लिए ये जो जनसंख्या नीति हमने लागू करी है, इस चीज़ के लिए हमने जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की भी स्थापना की है। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया है, जो कि क्या काम करेगा? जो कि जो हमने जनसंख्या नीति बनाई है, उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा कि क्या जो हमने वहाँ पे उद्देश्य लिखे हैं, क्या काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? उसकी निगरानी करेगा, निर्देश देगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके काम आ सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के, ठीक है? स्वास्थ्य संबंधी एजुकेशन देगा, उस तरीके का एनवायरनमेंट बनाएगा और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा एंड कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनको अप्लाई करना और अंतर्राष्ट्रीय तालमेलों को बढ़ावा देना। ये इसके काम है, किसके? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के। ये भी आपसे जो है
पूछे जा सकते हैं या आपको पढ़ने हैं। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई है। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक और कोष की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। ये आपको नहीं पढ़ना, आपको जो है बस इतना पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक का नाम है कि जनसंख्या और आर्थिक विकास में संबंध होता है या नहीं। तो संबंध है, जनसंख्या से आर्थिक विकास से जनसंख्या, दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ये आपने समझा। बढ़ रही है तो दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत आती है, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने दीजिए। क्या दिक्कत आती है वो आपने यहाँ पे पढ़ा है। कैसे उसको रोक सकते हैं वो आपने पढ़ा है। सरकार उसके लिए क्या स्टेप ले रही है ये आपने पढ़ा है। ठीक है जी। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग क्या है, ये जनसंख्या नीति को अप्लाई करने के लिए सरकार ने इस आयोग की स्थापना करी थी। ठीक है जी। इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।